रिया खुश होकर बोली, देखा अम्मा जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना। और एक तीर से दो निशाने लग गए। बेटे बहू को लगा था कि फ़ोन कट चुका है, लेकिन बुजुर्ग माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। फिर जो हुआ वह तो कल्पना से भी परे था। आज सुबह सुबह जब विकास अपने पालतू कुत्ते टॉमी को घुमाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी रियाजो बर्तन धो रही थी। गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ रिया, किसी बात से ज़्यादा नाराज़ हो क्या? विकास ने पूछा तो रिया मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने भारत भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे आरव और नैना भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं कि टस से मस नहीं होते। रिया बोलती जा रही थी, लेकिन विकास को अपनी पत्नी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर रिया बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। फ्रांस घूमने गए हैं वह लोग। यह देखो, एफिल टावर की ऊंचाई से फ़ोटो खींचकर भेजी है। क्या नज़ारा दिखता है ऊपर से। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। रिया ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए विकास से कहा तो विकास बोला, अरे रिया, इन हाई फाई लोगों का क्या कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों उड़ेल देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखाकर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरें। विकास की बात पर रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम भारत तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्ज़ी बोलती रहूँ, आपको तो इत्मीनान से अपनी अखबार पढ़ने से मतलब है। इस मुई अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचोगे ना। रिया ने गुस्से में कहा तो विकास बोला, अरे तुम मेरे अखबार के साथ सौतन सा व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ लेने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर विकास ने बात टाल दी। कुछ दिन शांति से बीते। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन विकास जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर रिया परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो विकास बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए विकास ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। बच्चों ने प्रश्नसूचक निगाहों से लिफाफा खोलकर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर रिया बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो रिया ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव भंगिमा से उसने विकास की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो विकास मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फॉरेन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज भी मिला है। यह सुनकर रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर विकास ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरा कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताकर सरप्राइज़ देते, मेरी जान ही निकाल दी थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर रिया उत्साहित होकर बोली, अच्छा ये तो बताइए कि हमें जाना कब है? विकास बोला, बस 10 दिन बाद की फ़्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए हमारे पास महज 10 दिन हैं। सोचते हुए रिया रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के खाने के समय भी विदेश घूमने की ही बातें चल रही थीं। तभी विकास बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद लेंगे। विकास के इतना कहते ही दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता टॉमी भी भौंकने लगा। उसी समय विकास और रिया का ध्यान टॉमी की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर विकास बोला, रिया, हम विदेश जाएंगे तो टॉमी को कहाँ छोड़ेंगे? रिया भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, टॉमी को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया।
कैसी हो माँ? रिया ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आती कि टॉमी को कहाँ छोड़े। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। रिया की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी वह क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर रिया ने बुझे मन से फ़ोन रख दिया। अगले दिन विकास ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर घर लौटा। अरे विकास, टॉमी को कहीं छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? रिया ने पूछा तो विकास बोला, नहीं रिया, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 2000 रुपये एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? रिया ने हैरानी से पूछा तो विकास बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वह भी कम से कम एक दिन के 1000 लेगा और महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। यह बात सुनकर रिया और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर विकास बोला, अगर कोई इंतज़ाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। यह सुनते ही उनका बेटा आरव बोला, मुझे पता था पापा आप ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर नाराज़ होकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर रिया बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी विकास बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती हैं, वह भी अकेली। तो रिया ने कहा, अरे विकास, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएंगी तो न तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और न ही टॉमी की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। रिया की बात सुनकर विकास बोला, अच्छा, लेकिन रिया, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं। हम यहाँ ऐश व आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो रिया बोली, वह सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और टॉमी की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए रिया ने विकास के हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, सरला देवी ने कहा। तो विकास बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती। तो सरला देवी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही रिया और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी विकास के हाथ से फ़ोन लेते हुए रिया बोली, अरे अम्मा जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, सरला देवी ने कहा। तो रिया बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा अम्मा जी, आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। आरव तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे ज़िद पकड़कर बैठे हैं कि वे अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बिताएंगे, इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। यह देखकर तो सरला देवी मन ही मन फूली नहीं समा रही थीं। वे खुद को रोक न पाईं और बड़ी खुशी से बेटे बहू के घर जाने की तैयारी करने लगीं। करीब 3 वर्ष पहले सरला देवी के पति का देहांत हुआ था। जब वे जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव की सरला देवी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थीं, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो सरला देवी हमेशा उसकी मदद को तैयार रहती, और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्च निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटे बहू के घर जाने के लिए सरला देवी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फ़ी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया।
अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर सरला देवी ट्रेन में बैठ गईं और लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गईं। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरीं और बेटे बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर सरला देवी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थीं। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टॉमी उन पर भौंकने लग गया, लेकिन सरला देवी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर रिया तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद टॉमी को सरला देवी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली सरला देवी बेटे बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थीं। विकास उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था। वहीं दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर रखा। 4-5 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन रिया सरला देवी को घर का सारा काम समझाने लगी। टॉमी को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। और हाँ अम्मा जी, सुबह शाम टॉमी को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टॉमी भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए सरला देवी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से रिया की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से लड्डू और बर्फ़ी भी बनाकर लाई हूँ। अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वह अपने बैग में से सामान निकाल कर ले आईं और खुशी से आरव और नैना को खिलाने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी रिया हड़बड़ाते हुए बोली, अम्मा जी, वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वे भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं, तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन सरला देवी यह सुनकर और भी अचंभित हो गई तो विकास बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 20 दिनों के अंदर ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह सरला देवी को टॉमी के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। यह देखकर सरला देवी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने टॉमी को भी बड़े प्यार से नहलाया। रिया के बताए अनुसार उन्होंने टॉमी का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गईं। लेकिन टॉमी खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो सरला देवी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला, तो टॉमी भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार सरला देवी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। सरला देवी का किसी से बात करने का दिल करता तो टॉमी से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज़ सुबह शाम टॉमी को पार्क घुमाने ले जातीं। वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते तो कभी लूडो कैरम खेलते तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी सरला देवी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टॉमी के साथ खेलने लगते। सरला देवी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थीं, वही वे उन बच्चों को देतीं तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गईं तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन वह बच्चा रोए जा रहा था। वे बाहर निकलीं तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहला फुसलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है, बस रोए जा रहा है।
बच्चे की माँ ने सरला देवी से कहा। तो सरला देवी उसे तुरंत अंदर लेकर आईं और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगीं। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और सरला देवी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वह खिलखिलाने लगा। बच्चे की मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों तो सरला देवी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वे रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि न जाने क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए सरला देवी भी अंदर आ गईं। सोचने लगीं, बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो वे लोग आए हैं, न ही उन्होंने फ़ोन करके कुछ बताया कि वे कैसे हैं और कब आने वाले हैं। यह पूछने के लिए कि वे लोग कैसे हैं, सरला देवी ने अपने बेटे विकास को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते सोचते सरला देवी बिस्तर पर जाकर लेट गईं। एक सुबह जब सरला देवी टॉमी को पार्क लेकर गईं तो वहीं रिया की सहेली कविता भी पार्क में आई हुई थी। टॉमी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वह हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि यह रिया की सासू माँ है जो गांव से आई हैं। तो कविता उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं रिया की सहेली हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, कविता ने कहा। तो सरला देवी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। कविता बोली, यह आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गईं, नहीं तो मेरी सहेली रिया का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो सरला देवी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटी। फिर कविता ने कहा, अच्छा वह सब छोड़िए आंटी जी, ये बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन 3 सप्ताह होने को आए हैं, सरला देवी बोली। तो कविता ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो रिया ने यही बताया था कि कम से कम 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। तो सरला देवी हैरान होकर बोली, 1.5 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी लौट आएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कविता तो वहाँ से चली गई, लेकिन सरला देवी सोच विचार में पड़ गईं। टॉमी को लेकर वे घर वापस लौटने लगीं। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वे जल्दी से वहाँ गईं और कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले माधव के घर में चोरी हो गई है। अगले पखवाड़े उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। यह सुनकर सरला देवी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी सरला देवी टॉमी को लेकर अपने घर वापस आ गईं। घर पहुंची तो तभी फ़ोन की घंटी बजी। सरला देवी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे विकास की आवाज़ थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? टॉमी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? तो सरला देवी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। टॉमी तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो विकास ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए विकास ने फ़ोन रख दिया तो पीछे से रिया ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने, सब ठीक तो है ना? हाँ रिया, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टॉमी भी, विकास ने कहा। तो रिया खुशी से बोली, देखा अम्मा जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक तीर से 2 निशाने लग गए। टॉमी को भी केयरटेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ रिया, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और टॉमी को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर करीब 1 लाख रुपये हो जाता, विकास ने कहा। फिर रिया बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दें। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज़्यादा पैसे वे क्या करेंगी? अरे रिया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था, विकास बोला। लेकिन रिया ने पूछा, विकास तुम्हारी माँ पैसे तो दे देंगी ना? तो विकास बोला, अरे देंगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है, उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। विकास को लगा कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अब भी चालू था और विकास रिया की सारी बातें सरला देवी सुन रही थीं।
बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थीं कि उनकी अपनी औलाद भी केवल अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकती है। फिर खुद से ही बोल उठीं, इस कलियुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा विकास तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज़्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर वह यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रहीं। न भूख लगी न प्यास। विकास के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थीं। फिर अचानक उनका ध्यान टॉमी की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से सरला देवी ने अपने आंसू पोंछे और टॉमी के लिए खाना ले आईं। लेकिन टॉमी हमेशा सरला देवी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसीलिए न चाहते हुए भी सरला देवी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब सरला देवी बाहर निकलीं तो पता चला कि माधव, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर सरला देवी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब माधव अस्पताल से घर वापस लौटा तो सरला देवी उससे मिलने गईं और समझाने लगीं, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचे। तो माधव बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यह खुशी भी नहीं देखी गई हमारी। अब कैसे होगी बेटी की शादी, क्या करूं, समझ नहीं आता। कहते हुए माधव फूट फूट कर रो पड़ा। माधव की हालत देखकर सरला देवी द्रवित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, सरला देवी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर सरला देवी से रहा न गया। अगले दिन ही उन्होंने अपने गांव में फ़ोन किया और पड़ोसियों से 1 लाख रुपए भेजने को कहा। यह भी कहा कि गांव आने के बाद वह लौटा देंगी। अब सरला देवी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले ही दिन पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर सरला देवी माधव के घर गईं और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर माधव बोला, अरे ये क्या है? खोल कर देखा तो पैसे देखकर वह चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो सरला देवी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना? फिर माधव बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे ये सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए, सरला देवी ने कहा। तो माधव भरी आंखों से बोला, आपका यह एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? तो सरला देवी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान नहीं है। आसपास के सभी लोगों ने सरला देवी के इस कदम की खूब तारीफ़ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोसी भी माधव की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी सरला देवी घर आकर बैठी ही थीं कि उनकी बहू रिया का फ़ोन आ गया। अम्मा जी, हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे, खाना बनाकर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, सरला देवी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह सरला देवी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थीं। आज उनके पति की बरसी थी, इसीलिए मंदिर जाने के लिए वे सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गईं। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगीं और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया। टॉमी को घर में ही छोड़कर वे मंदिर चली गईं। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेककर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आईं तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगीं। तभी उनकी नज़र वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वे उसे खाना देने के लिए उसके पास जाने लगीं, उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद काठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही सरला जी प्रसाद देने लगीं तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था सुशीला देवी। देखते ही सरला जी का कलेजा धक से रह गया। सुशीला, तुम मेरी सहेली सुशीला ही हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए सुशीला जी उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थीं। यह सब कैसे हो गया सुशीला?
तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थीं, गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थीं और बहुत आराम से रह रही थीं। तो सुशीला जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं सरला, दोनों बेटों की बड़ी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटे और बहुएं हमें अपने साथ यही लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3-3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काटकर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया और छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। 2 बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊँ। कहते हुए सुशीला जी फूट फूट कर रो पड़ी। सरला जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। सरला जी अपनी सहेली को घर लेकर आईं। सुशीला, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ। और ये लड्डू खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए विदेश जो जाना था। कहते हुए सरला जी की आंखें भर आईं और वह नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गईं। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। सरला जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया और विकास खड़े थे। लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर रिया प्रश्नवाचक निगाहों से सरला जी की ओर देखने लगी। तो सरला जी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए मैं अपने साथ। सरला जी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रिया चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है ये समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? सरला जी हैरानी से बोली। तो विकास ने कहा, माँ ठीक तो कह रही है रिया, ये हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। ये सुनकर सरला जी हक्की बक्की रह गईं और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर और टॉमी की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी। फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहाँ लेकर आ गई। अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम। तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। रात की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए सरला जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो आरव और नैना दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर सरला जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वे अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आँख मूंद कर वे अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। सरला जी की बात सुनकर रिया और विकास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी सरला जी अपनी बहू रिया से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं अम्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, रिया ने कहा। तो सरला जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया था। तो विकास बोला, माँ हमने बहुत सोचा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सरला जी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को ही समझ नहीं पाए। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आती। अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खेला मेरी भावनाओं के साथ। और हाँ बेटा,
तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। सरला जी की यह बात सुनकर विकास और रिया शर्मिंदगी के कारण स्वयं को ज़मीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए सरला जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकली तो विकास और रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे अम्मा जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं तो मुझे तो आप ही में ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी? सामने से आते हुए माधव ने उन्हें देखा तो वह भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वह सरला जी के चरण छूने लगा तो सरला जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय आरव और नैना के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठा हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर सरला जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तभी रिया और विकास उनके सामने भरी आंखों से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विकास बोला, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप तो माँ हैं ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ करती है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। माँ बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो रिया बोली, अम्मा जी हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो सरला जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों सहेलियाँ वहाँ खुशी से अपना बाकी का जीवन बिता लेंगी। सरला जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वह ऑन्टो में बैठने लगीं तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो टॉमी ने उनका पल्लू पकड़ रखा था। उसे देखते ही सरला जी की आंखें भर आईं। 1 महीने में उनका टॉमी के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन वह खुद को कमज़ोर पड़ने देना नहीं चाहती थीं। इसलिए स्वयं को संयमित करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और सुशीला जी के साथ ऑन्टो में बैठ गईं। तभी टॉमी भी उनके पास ऑन्टो में आकर बैठ गया। सब लोग टॉमी का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। सरला जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वह तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सरला जी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन ये बेजुबान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब टॉमी मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए सरला जी ने ऑन्टो वाले को चलने का इशारा किया और गांव के लिए निकल गईं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।